आज का डीप ड्राइव डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा पर है और खास तौर पर हम उनके छंद के इस्तेमाल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर उनके काम पर हुए एक शोध प्रबंध के कुछ हिस्से हैं जी। तो इस डीप डाइव का मिशन है ये समझना कि छंद असल में हैं क्या और डॉक्टर मानव ने पारंपरिक और नए छंदों को अपने काव्य में कैसे कैसे जीवंत किया। सही। तो शुरू करते हैं। छंद को अक्सर आप जानते हैं नियमों का जाल समझा जाता है। हाँ ये बात तो है, लेकिन कविता के लिए इसका असली मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, छंद शब्द जो है वो संस्कृत के छंदस से आया है। छंदस? हाँ, और उसका एक मतलब खुशी देना या आह्लाद भी है। अच्छा। खुशी देना जी। आसान शब्दों में कहें तो ये कविता में वर्णों या मात्राओं का एक तरह का जमाव है, एक व्यवस्था है जिससे एक लय, एक संगीत पैदा होता है। अच्छा। और यही लयबद्धता है जो पद्य को गद्य से अलग करती है, उसे एक ढांचा, एक प्रवाह देती है। तो ये सिर्फ नियम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कविता को महसूस करने का एक तरीका है, उसे एक संगीतमय रूप देना। यानी छंद कविता को बांधता नहीं बल्कि उसे एक आकार देता है, संगीत देता है। बिल्कुल सही। तो इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, खासकर डॉक्टर मानव के संदर्भ में? मौके तौर पर देखें तो दो मुख्य धाराएं हैं जी। एक है मात्रिक छंद। मात्रिक? हाँ, जहाँ पंक्तियों में मात्राओं की गिनती वो तय होती है, जैसे आपने दोहे या चौपाई में महसूस किया होगा, एक लोक धुन जैसी लय होती है उसमें। हाँ हाँ, दोहा, चौपाई। बिल्कुल। और दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक? वर्णिक में वर्णों यानी अक्षरों की संख्या और उनका लघु गुरु मतलब हल्का भारी होने का क्रम वो तय होता है। अच्छा, इसमें क्रम भी होता है? हाँ, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी लय चूड़ी कह सकते हैं शास्त्रीय संगीत जैसी मुनज्जम होती है। और डॉक्टर मानव दोनों में माहिर है, हालांकि उनकी पहचान मूलतः दोहाकार की है। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। पर वो नए प्रयोगों से कभी झिझके नहीं। ये दिलचस्प है कि वो दोहों के लिए जाने जाते हैं। दोहा तो बहुत पारंपरिक छंद है। बिल्कुल। उन्होंने इसका इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आजकल के विषयों के लिए? हाँ, यही तो उनकी खूबी है। देखिए, कोरोना जैसे बिल्कुल नए और वैश्विक संकट पर उनका ये दोहा सुनिए। जी। कोरोना के पास था वीजा न पार पत्र, फिर कैसे वो विश्व में पहुंच गया सर्वत्र। वाह, बिल्कुल आज की बात दोहे में है ना। यहाँ दोहे की जो संक्षिप्तता है और उसकी जानी पहचानी लय, वो इस आधुनिक त्रासदी के फैलाव और लाचारी को और गहरा बना देती है। सही कहा। या लॉकडाउन के असर पर ये देखिए, व्याकुल सारे देश के अब मजदूर किसान, तालाबंदी से हुए लॉक सभी अरमान। उफ, बहुत सटीक। सच में पारंपरिक रूप में आधुनिक संवेदना। जी। और वर्णिक छंद का कोई उदाहरण जिससे उसका वो अलग चरित्र समझ आए? हाँ, वर्णिक छंद में वर्णों के क्रम से एक अलग ही नाद पैदा होता है। जैसे ये पंक्तियां हैं, फूल फूल में गंध है, बौराए भौरे फिरे, कुहुकाओं में छंद है। अच्छा, यहाँ वो मात्राओं वाली गिनती से ज्यादा वर्णों का क्रम सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, वर्णों की बनावट और क्रम महत्वपूर्ण है, वही इसे एक विशिष्ट प्रवाह देता है। तो ये तो पारंपरिक छंदों की बात हुई, दोहा, वर्णिक छंद। जी। लेकिन स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर मानव यही नहीं रुके, उन्होंने नए प्रयोग भी किए। सही कहा। उन्होंने सिर्फ परंपरा को निभाया ही नहीं, बल्कि हिंदी कविता को द्विपदी और त्रिपदी जैसे नए छंद भी दिए। द्विपदी, त्रिपदी, ये नए नाम हैं? हाँ, ये उनकी मौलिक सोच मानी जाती है। ये भी दोहों या शेरों की तरह ही है, कम शब्दों में गहरी बात कहने वाले। अच्छा। शायद और भी संक्षिप्त, जैसे किसी एक क्षण या एक विचार को पकड़ लिया हो। जैसे स्रोत में दी गई ये द्विपदी है, शब्दों का संसार कबीरा, भावों का विस्तार कबीरा। सिर्फ हिंदी के अंदर ही नहीं थे, उन्होंने विदेशी काव्य रूपों को भी अपनाया। अच्छा, जैसे? जापानी छंद तांका को उन्होंने हिंदी में साधा। तांका? तांका का मतलब है छोटी कविता। इसमें 31 अक्षर होते हैं 5 पंक्तियों में, 5-7-5-7-7 के क्रम में। 5-7-5-7-7। ये विदेशी रूप हिंदी में ढलकर कैसा असर पैदा करते हैं, कोई उदाहरण है इसका? जरूर। ये देखिए, समकालीन राजनीति पर एक टांका, लोकतंत्र का है अजब तमाशा, मौज उड़ाते बगुले गिद्ध कौए, खाते खीर बताशा। वाह, इसमें तो व्यंग है। जापानी संक्षिप्तता और भारतीय व्यंग का मेल। बिल्कुल। और इसी तरह उन्होंने हाइकू का भी प्रयोग किया। हाइकू? हाँ,
वो तो और भी छोटा होता है शायद। हाँ, और भी छोटा। 17 अक्षरों का, 5-7-5 के क्रम में 3 पंक्तियों में। अच्छा। उनके मेहंदी रचे हाथ संग्रह से एक हाइकू है, जब भी हुआ है सागर मंथन निकले मोती। अरे वाह, 3 पंक्तियों में सागर मंथन, कमाल की संक्षिप्तता है जी। इन सब अलग अलग छंदों में, चाहे वो दोहा हो, तांका हो, हाइकू हो, एक बात समान दिखती है, वो अंत में ध्वनियों का मेल, तुक। हाँ बिल्कुल, तुकांतता। डॉक्टर मानव तुकांत छंद के भी सिद्ध हस्त कवि हैं। तुक यानी पंक्ति के अंत में मिलते जुलते स्वर वाले शब्द। इससे कविता में सहज ही एक संगीत पैदा होता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है। बिल्कुल मधुर लगती है और आसानी से याद भी रह जाती है। जैसे उनकी ये पंक्तियां, माना चुप रहता सन्नाटा, कितना कुछ कहता सन्नाटा। बहुत खूब, सन्नाटा और कहता सन्नाटा। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें? हमने देखा कि छंद सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कविता की लय, उसका संगीत और भाव को साधने का एक शक्तिशाली जरिया है। हाँ। और डॉक्टर मानव ने पारंपरिक दोहों से लेकर नए द्विपदी, त्रिपदी और जापानी तांका, हाइकू तक कई तरह के छंदों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल कुशलता से, और उनमें समकालीन विषयों को भी बखूबी ढाला। जी। यहाँ आकर्षक बात यही है कि कैसे एक संरचना या फॉर्म मतलब छंद वो बंधन नहीं बनता, बल्कि कवि के लिए भावों को और गहराई और सटीकता से कहने का माध्यम बन जाता है। सही। डॉक्टर मानव का काम दिखाता है कि कैसे कवि फॉर्म के अनुशासन में रहकर भी अभिव्यक्ति की एक तरह से उड़ान भर सकता है। उनके यहाँ भाव और शिल्प यानी कला पक्ष एक दूसरे को कमजोर नहीं करते, बल्कि समृद्ध करते हैं। एक संगम दिखता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जिस तरह डॉक्टर मानव ने पुराने और बाहरी रूपों को लेकर उन्हें आज के हिसाब से ढाला, हाँ। क्या हिंदी कविता में आज की जिंदगी की जो जटिलताएं हैं उनको पकड़ने के लिए संरचना या छंद का कोई नया रूप उभर सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। या शायद मौजूदा रूपों में ही नए प्रयोग की गुंजाइश बाकी है? हो सकता है। ये विचार करने के लिए एक दिलचस्प सवाल है आगे के लिए।